लेक्चर हुआ था उस पर एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चंस देख रहे थे और जैसे कि हमने नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हमने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ट्रिकी बात जो आपको याद रखना होता है। यस सर। ठीक है, जिसमें हमारा d2x/dy2 0 होता था। ठीक है, और कुछ कोनिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, देखा हुआ था हम लोगों ने कोनिक्स पे क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जब कोनिक का एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस दे देता है, या जो कोनिक का सेंटर अगर बोल देगा कि ओरिजिन पे है, या कोनिक ओरिजिन से पास हो रही है, या कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ कोनिक के बारे में बोलता है, तो कैसे हम कांस्टेंट को रिड्यूस करके आर्बिट्रेरी को डिसाइड करते हैं वो हमने आपको बताया था। और उसके बाद एक क्वेश्चन भी दिया था हमने दो दिए थे। नॉन हॉरिजॉन्टल का तो हमने करा दिया था, नॉन यस वर्टिकल का तो ऑलमोस्ट हो ही गया था क्लास में। यस सर। ठीक है, तो ऑर्डर उसका 2 आंसर गिवन। हाँ d2y/dx2 = 0 यही यस आ रहा है सर। सभी के यस आ सर। रहे। ठीक है ना, और किसी के आ रहे हैं ना, सबके आ रहे हैं? अरे जल्दी बता दो मेरे को। यस ठीक है, सर। किसके? अच्छा, और दीपिका, और इसके अलावा कोई और मेरे को बताया? चेतन, कशिश, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी हमने बता दिया था कि जैसे कि हमने डिफरेंशियल लगभग हो इक्वेशन में गया था। रिवर्स किया था नॉन हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे रिवर्स नहीं करना होगा। यहाँ पे आप एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के डिफरेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट में। तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, ये यस बात समझ सर। में आ गई। अब एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, एसएचएम के ऊपर दिया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन भी लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं, किसी का आंसर आया क्या वो? नो सर। अच्छा, नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। तो होमवर्क का जब मैं सेकंड क्वेश्चन जो है वो तो दिया था हमने। ठीक है, तो इसी की बात करता हूँ मैं। हमने बताया था फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल SHM simple harmonic motion having period 2 pi by n। ठीक है, ये तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपने पढ़ा होगा इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस फाई करके पढ़ा हो, तो यस हम सर। यहाँ पे हमने बताया था कि SHM की इक्वेशन आप ऐसे भी लिख लो, a sin ओमेगा के यहाँ पे हम जगह पे n, चूंकि n दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, टी ठीक है, प्लस तो बी। इसलिए NT प्लस b लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन के अंदर दिस इज द इक्वेशन फॉर द SHM, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम कहें आपसे कि आर्बिट्रेरी कितने हैं, तो वो आप क्या बताओगे, कौन कौन से हैं, कितने हैं? क्योंकि देखो x तो वेरिएबल है और टाइम भी वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो y और x का वेरिएबल फंक्शन होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो x और t का फंक्शन है, तो यहाँ dx/dt। ये मुझे कैसे पता चला? मेरे को क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा। ऑप्शन में dx/dt, d2x/dt², इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाएगा, तो हम समझ में आ जाएगा कि t हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है, और dx/dt या d2x/dt² का मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन x का हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है ना, तो सर टू तो सही बताया आंसर। कौन कौन सा? एक तो ए हो जाएगा और दूसरा बी हो जाएगा। एन नहीं हो सकता, एन नहीं होगा, ऐसा क्यों? एन नहीं होगा, ऐसा क्यों? वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में। नहीं, यहाँ पे चूंकि मैंने बताया था ना कि कोई भी आर्बिट्रेरी इस टर्म के लिए अलग होता है, लेकिन यहाँ पे देखो फिक्स कर दिया, टाइम पीरियड सभी के लिए क्या बोला है, फिक्स है। यस अब एक सर। बात बताओ, टाइम पीरियड अगर सभी के लिए फिक्स है, तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताना? 2π/t लिख सकता 2 हूँ। पाई बाई टी। 2π फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो n की वैल्यू फिक्स हो गई ना। n की वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो n अगर फिक्स हो गया हर कर्व के लिए, मतलब जो भी टाइम चेंज करोगे अलग अलग इक्वेशंस बनेगी, लेकिन n की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने पीरियड को फिक्स कर दिया है। समझ में आ गई बस? जल्दी बता। इसलिए n हमारा यस सर। आर्बिट्रेरी में नहीं होगा। तो अब मुझे डिसाइड हो गया कि आर्बिट्रेरी हमारा a है और b है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं।
तो डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt। अब मेरे पास दो डिफरेंशिएशन अवेलेबल है और दो आर्बिट्ररी को हटाना है, एक a को हटाना है और दूसरा b को हटाना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो आएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बाहर लिया, साइन का इंडिकेशन हो गया cos और इधर हो गया nt प्लस बी, और चेन रूल से nt प्लस बी में और टी के तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ पे n मिलेगा, और b का कितना हो गया 0 होगा। बताओ इतना लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ मेरे को। यस सर। यस सर। अरे सभी जिंदा जिंदा है नहीं, ये जल्दी बताओ मेरे को। यस सर, जिंदा है। अच्छा, मेरे को कुछ ही लोगों की आवाज आ रही है, सिर्फ दीपिका ही मेरे को आवाज बोल रही है, और कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है। तो भाई बोलना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है ना? यस सर। बोलना शुरू कर दो। अवनीश आंसर तो सही निकाला है, यही आंसर आएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखना एक बार फिर से मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आर्बिट्ररी अभी गया नहीं है, अभी ये भी है ये भी है, और एक डिफरेंशिएशन और अवेलेबल है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि दो आर्बिट्ररी, तो ऑर्डर कितना होने वाला है, जल्दी बताओ ऑर्डर कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। अब एक बार फिर से करता हूँ, तो देखो d2x बाई dt स्क्वायर यहाँ से कितना मिलेगा देखना, na तो कांस्टेंट का काम करेगा, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन अगेन nt प्लस बी, लेकिन फिर से चेन रूल से nt प्लस बी का कितना हो गया, n हो जाएगा, n और ये n और n मिलके क्या हो जाएंगे बताना, स्क्वायर हो जाएंगे। तो d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर, और देखो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये वाला टर्म को क्या मैं x लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्या मैं इस टर्म यस को, सर। ये माइनस हमने बाहर ले लिया, a साइन nt प्लस b को मैं x तो लिख ही सकता हूँ ना, बताना मेरे को, लिख सकता यस हूँ। सर। ये इधर आएगा तो क्या बनेगा बताना, d2x बाई dt स्क्वायर dt प्लस स्क्वायर n स्क्वायर x इज इक्वल टू x इक्वल 0। 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ऑर्डर तो 2 आना ही था, क्योंकि आर्बिट्रेरी पहले से डिसाइडेड था हमारा, यस और सर। डिग्री कितना हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए, डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। 1 हो समझ जाएगा। आ गई बात, समझ यस आ गई, सर। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं क्या? यस सर। अब याद करना, मैंने एक अगले क्वेश्चंस करने से पहले, कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था टेंजेंट और नॉर्मल में, अगर आपको याद हो, एक टर्म बताया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल। बताओ याद आ रहा है या भूल गया? कुछ याद है, ऐसा कुछ बताया था इक्वेशन मैंने बताया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट लेंथ क्या होती है, ठीक है, ऐसा कुछ बताया था, याद आ रहा है? यस सर। बस वो याद नहीं आ रहा होगा फॉर्मूला, लेकिन कम से कम इतना तो याद आ रहा होगा कि कुछ बताया था, यस सर। ठीक है। तो इतना Equation याद आ रहा है, इतना अगर आपको याद है तो आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, ठीक है। अब मैं उस एहसान को कर्ज चुकाने वाला हूँ आपको बताकर, ठीक है। चलिए, तो मैं अब क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे, फाइंड द कर्व whose subnormal is constant, find the curve whose subnormal is constant। अभी तक देखो, अभी तक क्या हो रहा था, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमारे को कर्व की इक्वेशन देता था, हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन आपको दिया तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको बोला जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करके, मतलब इंटीग्रेशन करके, जैसे मान लो मेरे को कर्व की इक्वेशन दिया है और मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो हम कैसे आते हैं, डिफरेंशिएट करके आते हैं ना, डिफरेंशिएट करके आते हैं। देखो इधर डिफरेंशिएट किया तब मेरे को मिला, लेकिन अगर उसका उल्टा चले जाओ, मान लो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कर्व क्या होगा, whose सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। याद रखना, सब नॉर्मल का एक फॉर्मूला बताया था, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बताया, याद करो। और सब टेंजेंट भी बताया था, सब टेंजेंट होता था y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये बताया था, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल के जो पीडीएफ है, नोट्स है, उसमें जाके देख लेना, ये हमने बताया है, ठीक है। ये सब नॉर्मल लेंथ होता है किसी भी कर्व का, और ये सब टेंजेंट लेंथ होता है। अभी उसने बोला कि सब नॉर्मल लेंथ हमारा कांस्टेंट है, तो ठीक है, तो y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उसने कांस्टेंट बोला, तो मैं इसे कांस्टेंट को k लेके चलता हूँ, ठीक है। अब कर्व पूछ रहा है क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y dy के साथ हो जाएगा, क्योंकि मान लो y वेरिएबल है तो वो dy के साथ रहेगा,
और अगर x का वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट के साथ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर Yes. भेज देता हूँ, तो देखना यहाँ पे कितना आएगा, y dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताना, k dx मिलेगा। KDX. Yes, sir. आप देखो इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर इधर इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर रख लिया हमने, उसकी कोई जरूरत नहीं है। y का इंटीग्रेशन कितना हो गया बताना, y² 2 और Y k square by कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस X. कांस्टेंट यहाँ पे c ऐड कर देता हूँ। यही तो कर्व होगा बताना, सर यही तो Yes, कर्व होगा sir. ना। तो बस यही तो पूछ रहा था, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये इक्वेशन ना पूछ के इसका नाम पूछ लेता है ऑप्शन में। ऑप्शन में बोलेगा पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, तो क्या होगा बताओ, ये देखकर क्या लग रहा है इस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हो सकता है, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, क्या हो सकता है, ये देखकर क्या लग रहा है, पैराबोला। पैराबोला ही होगा, पैराबोला ही होगा ना भाई। एक वेरिएबल का पावर 2 डिग्री है, दूसरा क्या है 1 डिग्री है, तो पैराबोला हो जाएगा। तो ये कर्व क्या होगा, पैराबोला। तो अगर मेरे को वर्ड्स में कुछ ऑप्शन बनाएगा तो मैं याद रखूंगा कि भाई ऐसा कर्व क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है ना, होता है पैराबोला। हमेशा पैराबोला ऐसा नहीं होता, याद रखना, y² इक्वल्स टू ऐसा भी होता है, 4x प्लस कॉन्स्टेंट भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट भी आ सकता है। मान लो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2kx हो जाएगा, 2k को एक न्यू कांस्टेंट मान लो यहाँ पे, तो ये प्लस कांस्टेंट, तो ये पैराबोला की इक्वेशन समझ में आ रहा है, पैराबोला होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ूं। यस सर। चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। इक्वेशन पूछ लेगा तो इक्वेशन तो आपके पास यहाँ पे है, और अगर कर्व का कौन सा कर्व है, पैराबोला है, इलिप्स है, तो ये आप ऐसा बता सकते हो पैराबोला। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है देखना, क्वेश्चन में फाइंड द कर्व, फाइंड द कर्व whose length of normal is equals to radius vector, ठीक है। अब क्या बोला, अब उसने ये बोला कि लेंथ ऑफ नॉर्मल, कह रहा है कि नॉर्मल लेंथ रेडियस वेक्टर के बराबर है। तो रेडियस वेक्टर तो अभी समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो कभी हमने देखा नहीं है, लेकिन इतना तो हमने देखा है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है। तो बताओ याद है लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये हमने बताया था, क्या ही अच्छे दिन हुआ करते थे उस टाइम के टेंजेंट नॉर्मल वाले, आप लोग भूल गए, ऐसे एक दिन मेरे को भी भूल जाओगे आप लोग, No, sir. No, sir. ठीक है। तो देखना यहाँ पे जो नॉर्मल की लेंथ होती है बताया तो y√1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, बस इतना होता है। और यहाँ पे dy/dx आता था अपॉन में, वो टेंजेंट लेंथ हो जाती थी इसके साथ, बताया था ना, अगर अपॉन में dy/dx आ जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर dy/dx को अगर हटा देता हूँ तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आ जाता है। सो लेंथ ऑफ नॉर्मल ये होता है। अब अगला आता है रेडियस वेक्टर, क्या होता है भाई साहब, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, नहीं मैं तो पहली बार नहीं सुन रहा हूँ, आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। रेडियस वेक्टर अगर आपको बोले रेडियस वेक्टर, तो आप याद रखना रेडियस वेक्टर एक्चुअल में होता है √x² प्लस y, इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं, समझा गया। Yes, sir. तो अब ये दो कंडीशन आपको दिया है कि दोनों के लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू रेडियस वेक्टर, तो नॉर्मल की लेंथ यहाँ पे लिख दो y√1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना, इधर है √x² प्लस y, यही तो होगा। अच्छा बताओ, मेरे को रूट बड़ा बोरिंग लगता है, तो अब क्या करता हूँ मैं रूट को हटाने के लिए, जल्दी बताओ। Squaring on both sides. स्क्वायरिंग और बोथ साइड, ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारे लोग सो रहे हैं, मुझे ऐसा हाँ, कुछ सर। Yes, sir. Not ऐसा sir. कुछ मेरे को प्रतीत हो रहा है कुछ। अभी कौन जनता इतनी सारी पड़ी हुई है, क्या ही जा रहा है, बोलना तो बहुत फ्री है भाई, फ्री में बोलना पड़ता है, जीएसटी इस पे भी नहीं लगा रही सरकार, कितनी बड़ी बात है सोचो, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है कि बोलने पे जीएसटी अभी तक लगी नहीं है, आगे हो सकता है लग जाए, लेकिन अभी तक नहीं लगी है, ठीक है। तो इसलिए आप कम से कम कृपया करके बोलिए, ठीक है, जब तक बोलना फ्री है, और उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। चलिए स्क्वायरिंग का मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ, तो ये स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर हो जाएगा y², ये रूट रिमूव हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये हो गया।
और इधर रूट रिमूव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वाई स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, जरा बताना मेरे को, कुछ कैंसल है, वाई स्क्वायर कैंसल हो रहा है, तो कोई वाई स्क्वायर इधर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना, बताना, स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बताना यहाँ पे, क्या मिलेगा, by dx equal to प्लस माइनस एक्स, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस एक्स। सर किसी के बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा साउंड आ रही है, अब किसके बैकग्राउंड से आ रही है, ऑडियो बंद कर लेना, जब बोलना हो तो फिर उसके बाद ऑन कर लेना, ठीक है। हाँ तो प्लस माइनस यूज करना होता है, याद रखना है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं प्लस माइनस। जैसे मान लो अगर ऐसा हो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस बी होता है, याद रखना, वही चीज हमने यहाँ पे यूज किया है। इसको मान लो ये बी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, तो प्लस माइनस हो गया। तो अब दो कंडीशन बनेगी, एक बार तो प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। अरे बताओ, बोलो बच्चों, बताओ बनेगी नहीं बनेगी, जल्दी बताओ। yes sir बनेगी। वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर मिलेगा प्लस एक्स, और इधर हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। तो अब देखो अगेन मैं इंटीग्रेट करूंगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज दो एक्स डी एक्स के साथ वाई डी वाई के साथ, तो इधर हो गया एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, देखो कितना मजा आता है इंटीग्रेशन में, देखो इससे इंटीग्रेशन कर दिया, इसे कर दिया। वाई का इंटीग्रेशन बहुत पढ़ा है हमने, वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, कॉन्स्टेंट कभी नहीं भूलना है। इसे थोड़ी देर के लिए सी डैश मान लो, सी डैश मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, 2 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बताओ इधर क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c डैश मिलेगा। अच्छा इस 2c डैश पे एक न्यू कांस्टेंट मान लो, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, जल्दी बताना, न्यू कांस्टेंट। नो सर। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर है और इधर कितना है, वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बनेगा, सी बनेगा। एक तो ये आ गया, इस कर्व को कुछ बोलते हैं, याद आ रहा है, जैसे पिछला वाले को पहला बोला इसको क्या बोलेंगे, सर्कल। सर्कल। सर्कल में कभी आता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है सर्कल में, इधर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है और इधर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, तो कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकता। सर्कल का तो कोफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए दोनों का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सर्कल तो नहीं हो पाया। और कोई एलिप्स के बीच में प्लस आता है या माइनस आता है, प्लस। तो यहाँ तो माइनस दिख रहा है, बोला हाइपरबोला। अब बचा ही क्या, अब बचा ही क्या, ठीक है। तो हाइपरबोला बिल्कुल सही है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसका सेमी, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस सेम होती है, उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। बट इसको आप इन जनरल हाइपरबोला भी कह सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगुलर से एक स्पेसिफिक हो जाएगा, तो आप इसे हाइपरबोला कह सकते हो, ठीक है। तो ये हाइपरबोला है, ठीक है ना। तो आपने जो है सारा ऑप्शन जब कैंसिल हो गया तो फिर आपका ये करवाया हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन में यूज किया है उसके लैंग्वेज को, कर्व का, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, ठीक है ना ये। अच्छा इधर तो हाइपरबोला आ गया, अब इधर देखते हैं क्या आने वाला है, तो वाई डी वाई के साथ हो गया और इधर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाला हूँ, देखो कितना अच्छा लगने वाला है। देखो इंटीग्रेट किया, ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, इधर माइनस बाहर हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कॉन्स्टेंट सी डैश मान लेता हूँ अभी देख थोड़ी देर के लिए। अब मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बताना मेरे को 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर वाई स्क्वायर मिलेगा, इधर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा और इधर 2c डैश। इस 2c डैश को मैं एक न्यू कांस्टेंट मान लेता हूँ, न्यू कांस्टेंट मैंने c मान लिया, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया। अब बताना इलिप्स। एनीवन एल्स, सर इलिप्स। इलिप्स, Yes, sir. इलिप्स। अच्छा इलिप्स में हमने क्या बताया था, क्या ए और बी बराबर होते हैं,
एलिप्स की इक्वेशन तो यही होती है ना, एक्स स्क्वायर बाई x ए by स्क्वायर a प्लस वाई square. बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, क्या हमने बताया था क्या कि एलिप्स में ए और बी बराबर होते हैं? नो सर। अरे सर सर्कल होगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होता है, और ए और बी जब इक्वल होते हैं तो सर्कल आता है इलिप्स में। सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ये कर्व सर्कल होगा। और वैसे भी देखो क्या इक्वेशन सर्कल का ऐसा नहीं पड़ा है, स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पढ़ा है। आर स्क्वायर का काम सी करेगा, रेडियस रूट सी हो जाएगा। सर्कल होगा नहीं होगा जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, तो अब इसके लिए दोनों आंसर हो सकता है, हाइपरबोला एंड सर्कल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने, अब बताओ अगर प्लस माइनस नहीं लिया होता तो फिर क्या बनता? एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन दूसरे वाले से बनाता है, माइनस वाले से बना देगा ऑप्शन सर्कल, यहाँ से सर्कल आ रहा है माइनस वाले से, और एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। आप ढूंढोगे हाइपरबोला, वो आपको दिखेगा नहीं ऑप्शन में, और आप क्लिक कर क्या होगा, नन ऑफ दिस, और फिर हो जाएगी दिक्कत। इसलिए प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है, और कर्व को पहचानना भी जरूरी है। अगर मान लो इक्वेशन पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन तो जो हमारा सॉल्व होकर आएगा वो दिख जाएगा, लेकिन अब उसका नाम पूछ लिया तो वो आपको पता होना चाहिए कि कब सर्कल होता है, कब पैराबोला होता है, कब हाइपरबोला होता है, और कब एलिप्स की इक्वेशन होती है। ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब समझ आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। चलो ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके बुक में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कर्व, फाइंड द कर्व, फाइंड द कर्व whose slope is equals to, whose slope is equals to ratio of abscissa and ordinate, ratio of abscissa and ordinate। ठीक है, ये पूछा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक कर्व बताओ हुज स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या किसे कहते हैं, याद है? टेंजेंट नॉर्मल में बताया था स्लोप को कैसे लिखते हैं, स्लोप को कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। कह रहा है कि स्लोप यानी dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब y coordinate। हो गया, बहुत सिंपल है। यही बात वो दिखा के नहीं बोल रहा था, छुपा कर बोल रहा था। अब देखो क्या करना है, अब देखो बहुत आसान है, y को dy के साथ भेजो, x को dx के साथ भेजो, y dy इज इक्वल टू x dx। एक मिनट बच्चों, जरा कॉल आ रही है, एक मिनट, जब तक आप ट्राई कर सकते हो। सर इंटीग्रेशन होगा। हाँ जी बच्चों, अब मैं जिंदा हूँ, मैं बता दूं, हर बार आप लोगों से पूछता हूँ, अब मैं बता देता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, हाँ तो बताना, इंटीग्रेशन किया नहीं किया? सर कर लिया। अच्छा, तो देखो याद रखना, इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन करने के लिए, एक मिनट, मैं दिख क्यों नहीं रहा हूँ। इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वेरिएबल जो x का वेरिएबल है उसको dx की तरफ भेज दो, और जो y का वेरिएबल है dy की तरफ भेज दो। तो y dy हो गया, x और dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ
इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो y का इंटीग्रेशन कितना होगा बताना, y स्क्वायर बाय 2, और इसका कितना हो गया एक्स स्क्वायर। याद रहे कांस्टेंट नहीं भूलना है, कांस्टेंट नहीं भूलना है, प्लस सी मान लो, सी डैश मान लो। चलो यस तो सर, अब एक बात बताओ, ऐसा कुछ आया था अभी थोड़ी देर पहले, कर्व में आया था थोड़ी यस देर पहले, सर, तो क्या आ रहा था वो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2 से हाइपरबोला, मल्टीप्लाई। हाँ तो हाइपर बोला, 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2c डैश हो गया, और इधर आ गया, इसको न्यू कांस्टेंट c मान लो, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, तो क्या बना हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है ना। अरे बाकी बच्चे बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, मेरे को पता चले कि कम से कम आप भी जिंदा हो, आप भी इस दुनिया के पार्ट हो, इसी प्लेनेट पे आप भी रहते हो, अगर पता भी तो चलना चाहिए, ठीक है ना। वरना मैं समझूंगा एलियंस आ गए मेरे क्लास के अंदर, तो एलियंस को मैं अलाउ नहीं करूंगा पहली बात, ठीक है ना। चलिए अभी भी कोई नहीं बोल रहा, ठीक है, हो सकता है नहीं नाराजगी चल सर रही हो। मैं जिंदा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। चले, अरे एक ही आदमी तो जिंदा है बस, बाकी सब तो ऐसे ही है। ठीक है, एक चेतन की वॉइस मेरे को मिल रही है, एक दीपिका की मिल रही है, और बाकी जनता पता नहीं कहाँ पे है। या तो उनको ये लग रहा है कि सर मैं भी हूँ ये लग सर। रहा है, सर या मैं तो भी हूँ ये सर, लग, अवनीश है। अच्छा अवनेश, हाँ अवनेश भी हो। अरे कुछ लोग ऐसा लगता होगा कि पता नहीं, हो सकता है इस प्लेनेट के लोग पता नहीं कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए वो अपने प्लेनेट पे जाके रहने को सोचते होंगे मन ही मन में, ऐसा कुछ लग रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा 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 ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चले, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। यस सर, अच्छा तो चलो ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसके बाद फिर हम न्यू टॉपिक पे आने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द कर्व, फाइंड द कर्व whose find the curve whose normal passes through, whose normal passes through a fixed point, passes through a fixed point, fixed point, ठीक है। कह रहा है कि कर्व की इक्वेशन बताइए क्या हो सकता है जिसका नॉर्मल, अब लेंथ ऑफ नॉर्मल नहीं है इसलिए कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल पूछ रहा है, उस कर्व का जो नॉर्मल है वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो, तो वो आपको बताना है। तो पहली बात ये कि आप जो नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन हम निकालने जानते हैं, ठीक है। जैसे टेंजेंट का इक्वेशन होता था, नॉर्मल का निकालते थे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम, एम जो होगा वो नॉर्मल का स्लोप होगा, ठीक है। आप जैसे मान लो मैं एक रैंडम कर्व मान के चलता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक कर्व है, ऐसे कोई भी कर्व हो सकता है, रैंडम मैंने मान लिया। आप इसमें जिसका नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूं, परपेंडिकुलर, हाँ मान लो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर हो, ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर हो, ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट है लेट अस सपोज, तो इसके परपेंडिकुलर, ये सब। सर आपकी वॉइस चली गई। यस सर, सर वॉइस नहीं आ रही है। एच कॉमा के, ठीक पहले है। का रिपीट कर दो। हाँ मैंने ये बोला कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल हमने बना दिया कि भाई नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, उसी को हम नॉर्मल कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो मैंने एक रैंडम कोई कर्व मान लिया जिसका नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये वाली लाइन नॉर्मल है, ये वाली लाइन नॉर्मल है, ये सारी नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, बोला गया फिक्स पॉइंट, हमने उस फिक्स पॉइंट को एच के मान लिया, ठीक है ना। अभी क्लियर है ये चीज, अभी क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ, जरा देखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा अगर इस पॉइंट से पास हो रही है। तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर इस पॉइंट से पास हो रही है तो वो क्या होना चाहिए, तो देखना जरा। मान लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन का मतलब ये x1 y1 का काम करेगा, इज इक्वल टू m, m मतलब नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप हमने पहले बताया था टेंजेंट नॉर्मल में -1 अपॉन dy बाई डी,
ठीक है, तो -1 अपॉन इधर हो गया dy/dx हो जाएगा, और इंटू x माइनस x1। x1 का काम कौन करेगा बताना, h करेगा। H. इधर हो गया x माइनस h। क्लियर है बताना यहाँ तक? यस ठीक है। Yes sir. अब देखना यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे ये जो टर्म है ये dx तो ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखना, y माइनस के इज इक्वल टू, इसे मैं ऊपर भेजूंगा तो कितना मिलेगा बताना, माइनस dx अपॉन Minus dx by dy. dy, और इनटू इधर क्या मिलेगा, X x minus माइनस h. h, x माइनस h, ये हो गया। अब देखा हमने बताया था कि जो y वाला फंक्शन है, y का जो टर्म है उधर dy की तरफ भेज दो, तो इसको देखो इधर भेज देता हूँ, तो y माइनस के तो अपने जगह पे था, और इधर हो गया dy इज इक्वल टू, और x वाला टर्म यहाँ पे है, माइनस बाहर है, और x माइनस h, और इंटू क्या हो गया, dx हो गया। dx. बताओ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? सर Yes चलो sir. अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो अब देखना यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, y माइनस के, इसको पावर 1 मान लो, y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन 2। नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ। लिख सकते हैं. लिख सकते हैं भाई, n+1/n+1 का फॉर्मूला भूल गए? Yes. नहीं सर नहीं भूले हैं. नहीं भूले तो बिल्कुल भूलना भी नहीं है, वरना मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा फिर। और ये बाहर माइनस, और यहाँ कितना होगा, x माइनस h होल स्क्वायर बाई 2, इसका भी n का काम 1 कर रहा है, और Yes, प्लस sir. कांस्टेंट c डैश नहीं भूलना है, मान लो c डैश मान लेता हूँ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा देता हूँ डायरेक्ट 2, सॉरी दूसरे कलर में मेरे को दिखाना पड़ेगा, वरना आप कहोगे इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया। तो अब यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ और यहाँ भी कर देता हूँ, तो ये टर्म तो कैंसल, ये टर्म तो कैंसल, तो इधर मिलेगा y माइनस के होल स्क्वायर, और ये टर्म इधर आएगा तो प्लस x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c डैश को एक न्यू कॉन्सेप्ट में c मान लेता हूँ। अरे कुछ देखा हुआ लग रहा है क्या ये? Circle. सर्कल सर्कल, यही तो होता है सर्कल। और याद करो, याद करो, हम सब एक बात याद रखते हैं, हम सब एक बात याद रखते हैं क्या, कि सर्कल का नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट से पास होता है हमेशा, और वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। इसीलिए तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के h, k आते हैं। बताओ क्या सेंटर के Yes, sir. कोऑर्डिनेट h, k नहीं आएंगे यहाँ से, बताना। Yes sir. हाँ, तो ये रिजल्ट इसीलिए हम याद रखते हैं, हमेशा के लिए याद रखना कि कोई भी नॉर्मल सर्कल के लिए फिक्स पॉइंट से पास होती है, और वो सर्कल के सेंटर से पास होती है। इसीलिए सर्कल का सेंटर आने वाला था आगे चलकर, तो मैंने HK ले लिया था, ताकि आपको कंपेयर करने में, समझने में आसानी हो, ये सेंटर है। तो एक्चुअल में वो फिक्स पॉइंट सेंटर था जहां से नॉर्मल पास हो रही है इस कर्व के लिए, और जो वो कर्व है वो सर्कल है। बात समझ में आ गई? यस सर Yes sir. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी हमारा था, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस पे क्वेश्चन, तो हमने बता दिया। कुछ लिमिटेड ही फॉर्म है जो आपको याद रखना होगा, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट वाले पे भी आ सकता है, और सब नॉर्मल लेंथ वाले पे भी आ सकता है। ठीक है, और तो इसका मतलब ये सर्कल हो गया विद सेंटर इतना, तो इससे आप पता चल जाएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम अगले हेडिंग पे आने वाले हैं। यहाँ तक बताना, किसी को कोई गिला शिकवा है तो बोल सकता है मेरे को। नो सर नहीं, No किसी को sir. कोई गिला शिकवा तो नहीं है ना? नहीं है। No तो sir. अब मैं अगले हेडिंग पे आता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में LDE करके भी मैं दिखाऊंगा, और लिखा भी जाता है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो वो पहले हमको समझना पड़ेगा, और पहले तो लिखना पड़ेगा, देन हम उसको समझेंगे। तो पहले एक स्टेटमेंट लिखना जरा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना, एनी इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, any equation is said to be linear if differential coefficients ब्रैकेट में लिखना dy/dx, d2y/dx2 एंड सो ऑन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, are in 1 degree dependent variable y, are in 1 degree dependent variable y, and they are not multiplied together,
and they are not multiplied together. बताना सबने लिख लिया क्या? रिपीट करने के बाद Yes, sir. ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वैसे. एनी इक्वेशन सेट टू बी लीनियर, एनी इक्वेशन सेट टू बी लीनियर if differential coefficients under bracket में dy by dx comma d2y by dx2 and so on bracket close are in 1 degree dependent variable y and in 1 degree dependent variable y and they are not multiplied together अभी तो लिख लिया होगा. Yes, sir. Yes. अभी थोड़ी देर में इस बात को समझेंगे पहले, और इसके बाद एक अगला हेडिंग पे लिख लो कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. थोड़ी देर में इस स्टेटमेंट पे आऊंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा. पहले इसके बाद अगला हेडिंग लिख लो, जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जनरल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो ध्यान से देखना. पी नॉट dn y अपॉन dx टू द पावर n प्लस p1 dn माइनस 1 y अपॉन dx टू द पावर n माइनस 1 प्लस p2 dn minus 2y upon dx to the power n minus 2. ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस pn y to the power 1 is equals to 0 where p naught p1 p2 dot 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 comma pn are constant और फंक्शन ऑफ x और टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं और फंक्शन ऑफ x. अब क्या मतलब हुआ देखना. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टेटमेंट हमने लिखवाया है कि हमने बताया था कोई भी इक्वेशन 1 डिग्री में होना चाहिए. आप देखो उसका फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने स्टेटमेंट लिखवाया. देखो सबका डिग्री 1 है, जल्दी बताओ सबका डिग्री क्या है? 1 है. तो हमने बताया 1 डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल y में होना चाहिए. देखो y में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, मतलब dy by dx की बात करो. dy by dx का मतलब क्या हुआ? y में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना. Yes, y sir. में, और अगर dx by dy लिखूंगा तो बोलूंगा x में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है. तो यहाँ पे सब में y लिखा है नहीं लिखा है? और Yes, हमने sir. बताया कि दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और y ये आपस में इक्वेशन में मल्टीप्लाई में नहीं दिखेंगे. अगर दिखेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में नहीं बोलूंगा. अगर वो दिख जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो जैसे मान लो इधर मिल गया y इंटू में आ गया या यहाँ पे y स्क्वायर इंटू आ गया, तो मैं उसको लीनियर का फॉर्म नहीं मानूंगा. मैं उसे कहूंगा भैया आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं किसी भी हाल में लीनियर नहीं बोलूंगा. ठीक है, तो मैं आज से कसम खा लूंगा कि जब y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर एक साथ मल्टीप्लाई में होंगे तो मैं सीधे कहूंगा भैया इसको हटाओ, ये लीनियर नहीं हो सकता. ये बात समझ में आ गया. और एक चीज और ध्यान में देखना, एक चीज और ये जो पावर है ये 1 होना चाहिए. जो वेरिएबल अगर y अगर आपको दिख रहा है, आप कहोगे कि सर इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है, तो बच्चों ये बताओ कि ये जो pn है, p नॉट p1 p2, ये तो कांस्टेंट है या टर्म्स ऑफ x है? क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है क्या? जल्दी बताओ. No, sir. No, sir. नहीं. तो ये तो हो सकता है, लेकिन हाँ वेरिएबल y जो होगा वो पावर 1 ही होना चाहिए. उससे ज्यादा अगर हो गया तो भी कहूंगा कि नहीं कहूंगा मैं लीनियर, तो भी मैं यही Yes, बोलूंगा कि लीनियर नहीं हो सकता. तो यही बात हमने डेफिनेशन में लिखवाया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब सवाल ये है कि एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा. तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन देगा और कहेगा पहचानो कि लीनियर है कि नहीं है. तो अब मेरे को पहचानना बहुत आसान है. कुछ कंडीशन बता दी है. डिग्री 1 होना चाहिए, y में वेरिएबल होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, और y डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए.
एक्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स तो हो ही सकता है ना, P0 P0 P1 P2 क्या है, ये तो एक्स के टर्म है या फंक्शन ऑफ कांस्टेंट है। एक्स। हाँ, और अगर y किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में है या x से मल्टीप्लाई में है तो y का पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैं लीनियर का पार्ट में लूंगा ही नहीं। ठीक है, पास में आ गई। अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से, तो आप लोग तैयार हो एग्जाम्पल के लिए, जल्दी बताओ मेरे को। यस सर। सर ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जिससे हम पहचानेंगे कि लीनियर किस क्वेश्चन में, कौन से इक्वेशन में लीनियर होता है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेक LDE, चेक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको बताना है कि वो है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, पहला d2y/dx2 d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस xy² 0। जल्दी बताओ है कि नहीं है, जल्दी बताओ है कि नहीं है। नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, मेरे को रीजन भी चाहिए। y की पावर 2 है और y की पावर 2, हाँ y की, ये डिग्री 1 है, ठीक है, सेटिस्फाई तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ कहीं y मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, इसके साथ x मल्टीप्लाई में चलेगा, लेकिन पावर भैया ये इतना नहीं होना चाहिए, तो मैं एरो का निशान दे रहा हूँ, इसके वजह से नहीं है। समझ में आया? यस सर। तो क्रॉस लगा दिया, नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं अगला वाला लिखता हूँ, वो भी आपको बताना है। अगला वाला सेकंड पार्ट, dy/dx प्लस y/dy/dx इज इक्वल टू 0। क्या ये LDE में आएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या इसे मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकता हूँ? और अगर नहीं कह सकता हूँ तो क्यों? कह सकता हूँ तो वो तो समझ में आ जाएगा, एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो। बट बताना, अगर हमने, देखो पहली बात, लीनियर में जो हम इक्वेशन को पहचानते हैं तो इक्वेशन की तरह दिखना चाहिए। अगर कई बार एग्जामिनर क्या करता है, विदाउट सिंप्लीफाई करके देता है, तो अपन को सिंप्लीफाई करना चाहिए पहले। जैसे याद करो, ऑर्डर डिग्री के लिए क्या करते थे, डिग्री के लिए हम क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, एलसीएम लेकर। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे तो वही करना है, गाड़ी आपकी यही रुकी हुई है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। अब मैं यहाँ से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ बताओ? यहाँ dy/dx यहाँ ऊपर दिख रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है। नीचे। अब ऐसा लग रहा है कि ये वाला dy/dx इससे नाराज चल रहा है, तो भैया एलसीएम ले लो। नाराजगी क्या है? तो नाराजगी क्या है? एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करो, एग्जामिनर हमसे होशियार थोड़ी हो सकता है, मैं उसको ही कंफ्यूज कर दूं, मेरा बस चले तो। नहीं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यही तो होगा, बताओ यस जल्दी बताओ। यस सर। होगा। और अरे बाकी जनता क्या बात हमारी Yes, समझ रही नहीं sir. समझ रही, जल्दी Yes, बताओ। sir. समझ में आ रहा है? सर। अब बताओ ये असली चेहरे में आया है, असली चेहरा अब इसका पकड़ में आया है, Yes, यहाँ sir. तक आ गया। अब बताओ जरा, अब बताओ कि अब है कि नहीं लीनियर, जल्दी बताओ। नो सर। नो, क्यों नहीं है? कोई नहीं है, रीजन चाहिए मेरे को, जल्दी बताओ y क्यों नहीं। जो ये होल पावर उसकी 2 है। हाँ डिग्री, ये डिग्री भाई साहब पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, अपने घर से डिग्री लेकर आए हुए हैं ये 2, तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप डिग्री तो 1 ही होना चाहिए, देखो डिग्री 1 दिखाया है, ये कोई अलग से थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा इनके लिए, ये नहीं हो यस सकते, सर। तो ये नहीं है, तो गए ये काम से, अब ये नहीं आएंगे हमारे पास कभी। अब देखना थर्ड वाला पार्ट की बात करता हूँ, इसलिए मैं एरो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, याद रखना कि इसके वजह से नहीं है। d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस x/y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब मेरे को बताओ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट में है या नहीं है। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है, कंफ्यूजन है, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो सिंप्लीफाई करके देख लो। ठीक है, सर जल्दी नहीं बता रहा है मेरे को, कौन बोल रहा है मेरे को? चेतन, नहीं होगा। कौन बोला? सर नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरे को बता दो एक बार। सर बाय से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बाय से मल्टीप्लाई बिल्कुल सही बोला, एग्जैक्टली सही बोला। देखो यहाँ पे y, पहली बात 2 तरीके से बता सकते हो। एक तो y नीचे कहीं नहीं दिख रहा था, ये भाई सब कहाँ से आ गए, ये नीचे कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे भाई डिनोमिनेटर में? नो सर। नहीं, तो इस y को हटाओ, पहले इस y को हटाओ इसको,
y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे बनेगा y d2 y by dx2 प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब जैसे ही हटाया तो पता चला कि ये भाई साहब ये y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में हो गए। यस ये तो कभी था ही नहीं, ये कभी था क्या पार्ट में, जल्दी बताओ मेरे नो को। सर नहीं था। नहीं था, तो ये तो भाई साहब बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा अब देखना, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं नहीं ये मेरे को ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। मैं कहूँ ठीक है भाई अच्छी बात है, तुम ऊपर लेके जाओ। जब ऊपर लेके जाएगा तो y के पावर में क्या दिखेगा, माइनस वन। हमने बताया था सिर्फ 1 आना चाहिए, सिर्फ सिर्फ 1 1 आना होगा। चाहिए। तो इसका मतलब तब भी नहीं हो रहा है, तब भी नहीं हो रहा है, तो दोनों केस में नहीं हो रहा है, एक तो यहाँ से भी नहीं हो रहा है और यहाँ से भी नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा ये। ठीक है Yes, यस sir. चलो अब मैं अगले वाले पार्ट पे आता हूँ। अगले वाले पार्ट पे आता हूँ। d2y by dx2 d2y by dx2 प्लस dy by dx होल स्क्वायर। अभी तक कुछ लोग को पता चल भी गया होगा। यस प्लस y सर इज नहीं। इक्वल टू 0। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जल्दी से स्पीड में क्यों होल नहीं होगा, पावर 2 है इसकी। होल पावर। तो ये भाई साहब डिग्री 2 लेकर आ रहे हैं, ये डिग्री 2 लेकर आके मेरे को चैलेंज भाई साहब। सर आपकी साउंड कट कट के आ रही है। हमने कहा जाइए आप किसी काम के नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ, अभी ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है ठीक है। हाँ तो ये भाई साहब 2 डिग्री लेकर आ रहे हैं मेरे पास, तो कह रहे मेरे को एलडी बोल दो। मैं कहूंगा कभी नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे सामने कोई गन लेके खड़ा हो जाए, कहे बोलो Yes, एलडी sir. होगा कि नहीं का, मैं कहूंगा नहीं नहीं होगा होगा। क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है नहीं हो सकता है। अच्छा अब Yes, मैं आगे sir. आ रहा हूँ, अब मैं आगे आने वाला हूँ, अगले वाले पार्ट पे आने वाला हूँ, देखना अगले वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ई की बात कर रहा हूँ, d2y by dx2 d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब बताओ मेरे को एलडी है कि नहीं है? है सर। है। एक तो वैसे भी हो सकता है क्योंकि अभी तक बहुत देर से चल रहा था कि नहीं है, कुछ लोगों का आंसर ऐसा भी होगा। ऐसा है क्या कि बहुत देर से चल रहा था कि सर इधर No, नहीं sir. है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, अब No, तो हो sir. जा। है Yes, sir. बिल्कुल है। देखो कैसे, बिल्कुल सही बताया, करेक्ट है, क्योंकि देखो डिग्री हमारा 1 Yes. भी है और y के साथ Yes, 1 sir. का मल्टीप्लाई ये भी चलेगा और Yes, sir. पावर 1 भी है, Yes, sir. तो ये चलेगा, ये ठीक है। मतलब ये हमारा दोस्त है, ठीक है ना, मतलब हम सबका है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अब मैं अगले पार्ट पे आता हूँ, अगले पार्ट dx प्लस dy इक्वल टू 0। इसको भी ध्यान से बताना, याद रखना, एक बार ऑर्डर वाला क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं हम लोग, ऑर्डर और डिग्री का, तो ध्यान से बताना। अभी अपने चेहरे में नहीं आ रहा है, असली शक्ल में नहीं आ रहा है, उसके असली शक्ल में लेकर आओ dy by dx बना के, और फिर बताओ कि एलडी होगा या नहीं होगा। होगा नहीं होगा जल्दी बताओ। देखो यहाँ से क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखना dx इज इक्वल टू माइनस dy, यस तो सर। dy by dx की वैल्यू कितना हो गया, -1। ऐसा क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री पे किया था अगर याद हो तो dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब देखो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, पहले देख लो। देखो डिग्री 1 है, चल रहा है, कोई बात नहीं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से Yes. कोई y का मल्टीप्लाई नहीं है, चल सही है, अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपकी जो वैल्यू है क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन में अब ऐसा मत सोचना यहाँ पे कि y की वैल्यू 1 नहीं है तो इससे कम हो जाए यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y टू द पावर 0 हो सकता है, देख सकता हूँ ना इसको। यस सर। तो
अगर सिर्फ कांस्टेंट है मतलब फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सिर्फ कांस्टेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या होगा, चलेगा। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, यानी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, या कोई कांस्टेंट के साथ वाई का पावर 1 से बियॉन्ड हो गया, 1 से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो फिर वो लीनियर के पार्ट में नहीं है, तो उस हिसाब से ये लीनियर का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा, अब मैं एक लास्ट लिखने वाला हूँ, d2y/dx2 प्लस y/x इज इक्वल टू 0। अब बताना मेरे को, लीनियर होगा नहीं होगा? सर लीनियर हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना एक्स के पावर से, एक्स के पावर से Yes, कंफ्यूज sir. मत Yes, होना। sir. X की पावर -1 होगी। आप सोचो जरा ध्यान से, ये जो 1/x है ना, इसे 1/x लिख सकता हूँ ना, तो मान लो कि Yes, 1/x से कोई कांस्टेंट हो सकता, फंक्शन हो सकता है, पी हो नॉट सकता p1 है। मान लो, इसे मान लो p1। ठीक है, तो सर या वैसे pn भी मान अगर लो, एक्स से चलो pn मल्टीप्लाई मान कर लो, दें तो फिर तो pn इंटू वाई इक्वल टू 0। आ रहा नहीं आ रहा इस फॉर्म में, बताओ आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. देखो आ रहा है। देखो, pn और pn की वैल्यू हो सकता है 1/x। हाँ, y नीचे नहीं होना चाहिए, y का पावर निगेटिव नहीं आना चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये है, तो इसका मतलब ये भी पार्ट में हो जाएगा। समझ में आ गया बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अपन से पूछा जाए, एग्जामिनर मुझसे पूछेगा, तो क्या मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा? क्या मैं No, क्वेश्चन sir. छोड़ कर रहूंगा? No, क्या मैं sir. इजली sir. नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूँ। मैं एग्जामिनर को पढ़ा भी सकता हूँ कि बैठो समझो मुझसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मेरे को सब कुछ आता है। ठीक है ना? कुछ Yes, ज्यादा हो sir. जाए तो मेरे को बता देना, अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है ना? मैं उतना ही बोलूंगा जितना आपके लिमिट में होगा। पता चला मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया और आप आ गए ओवर कॉन्फिडेंस में, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में पहला क्वेश्चन तो आता है कि इसको कैसे पहचानते हैं। तो बताओ लीनियर डिफरेंशियल क्या है, तो वो हमने पहचान लिया, पहचानना सीख लिया। अब कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। जैसे अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा, अगर आप वो वाला पार्ट हटा दो, सब नॉर्मल सब टेंजेंट वाला पार्ट अगर हटा दो, तो उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें हमने कर्व लिया था, आर्बिट्रेरी पहचानते थे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे या नहीं बनाते थे? बताओ जल्दी मेरे को। बनाते थे सर। अब एग्जामिनर उल्टा पूछेगा, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और बोलेगा बताओ इसका कर्व क्या होगा। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम डिफरेंशिएट करते थे, अब उल्टा चलेंगे तो क्या करना इंटीग्रेट पड़ेगा? करेंगे। इंटीग्रेट। लेकिन कब, कौन से प्रोफाइल में कैसे इंटीग्रेट करना है, ये रूल्स होते हैं, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अगला हेडिंग हो जाएगा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आगे आएगा, बहुत सारे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। तो लीनियर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहचानना तो सीख गए, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आगे आएगा। अभी कुछ और फॉर्म्स हैं जिसको सॉल्व करने के लिए देखा जाएगा, जैसे वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, देन लीनियर आएगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करना सीखेंगे, फिर लीनियर को आगे सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहचानना तो हम लीनियर को सीखते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं। अब हम अगले हेडिंग पे आने वाले हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। यस सर। किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है, ठीक है ना? यस सर। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है? क्या आसान चैप्टर नहीं है? बताओ। यस सर, इंटरेस्टिंग है। और Yes, sir. ये बहुत काम करेगा आपके एग्जाम में, काफी स्कोरिंग चैप्टर में आता है ये। मैं तो जब एग्जाम देता था तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को ढूंढता था, बट अफसोस एक दो क्वेश्चन ही मिल पाते थे। लेकिन अब आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा सा पैटर्न ही चेंज हो गया है। अब यस एग्जामिनर को बहुत पसंद आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ बोलना नहीं है, बहुत सही रास्ते पे चल रहा है वो, कुछ बोलना नहीं है, चलते रहने दो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान पड़ता है, इसलिए कोई कुछ बोलेगा नहीं, एग्जामिनर जैसे दे रहा है देने दो उसको। ठीक है, मजा आने वाला है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पे। यस सर। अब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहला मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो पहला मेथड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड।
देखो नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो जो क्वेश्चन हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल में किया था, वो वाला क्वेश्चन जो किया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट सब नॉर्मल, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हाइपरबोला, तो Yes, उसमें yes, क्या होता था, sir. उसको y वाला वेरिएबल सेपरेट कर लेते थे और x वाला X वेरिएबल वाला अलग. सेपरेट करते थे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमने वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व किया था। अब वही हम देखने वाले हैं यहाँ पे डिटेल में। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल का 3 प्रोफाइल जनरली होता है। तो पहला प्रोफाइल में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो पहला प्रोफाइल क्या होता है, जरा मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मान लो एफ एक्स, कोई एक्स का फंक्शन हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि भाई x का वेरिएबल dx के मतलब x dx के साथ चला जाएगा और y dy के साथ। अगर y के मतलब कोई वेरिएबल नहीं है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो अपना अलग रहेगा, उसको अलग रहने दो। ठीक है, अब उसके साथ y नहीं है तो मैं क्या करूं भैया, मैं इमोशनल थोड़ी हो जाऊंगा, बताओ इमोशनल होने की जरूरत Yes, है क्या? sir. अगर नहीं ठीक है, होंगे. नहीं होंगे तो देखो ये x दिख रहा है तो ये dx चला जाएगा, बोलेगा भाई साहब, ये dx बोलेगा भाई साहब मेरे को x के पास जाना है, मैं कहूंगा जाओ। और ये बेचारा इसके साथ कोई नहीं है तो इसको रहने दो अपने तरफ में, क्या ही कर सकते हैं, गलती इसी की थी, इसका साथ कोई नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो गया वेरिएबल सेपरेट, इधर x का वेरिएबल इधर y का Yes, वेरिएबल। sir. अब इसको तो इंटीग्रेट कर देंगे, इससे सर कैसे करें, एफ एक्स तो पता ही नहीं है, तो एफ एक्स तो हमने जनरल लिया है ना। अब कल को यहाँ साइन लिख सकता है, कुछ कॉस लिख और. सकता है, या कुछ भी हो सकता है, हम तो एक जनरल प्रोफाइल लिख रहे यस हैं। सर। बस आपको ये पता चल जाए कि सेपरेट कैसे करके इंटीग्रेट करना है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा इंटीग्रेशन। समझ में आई बात, जल्दी बताओ। yes, sir. Yes, अब मैं दूसरे sir. प्रोफाइल पे आता हूँ, दूसरे प्रोफाइल पे तो देखो क्या होता है दूसरा प्रोफाइल। अब अगर यहाँ पे मान लो आज कल x का वक्त था, आज y का वक्त होगा। अब यहाँ पे y दिखेगा, आपको देखना y का फंक्शन, यहाँ पे क्या दिखेगा y, एफ वाई मान लेता हूँ। तो अब देखो, अब मैं कैसे इसको ट्रांसफर करूँ, क्या डी वाई को नीचे लेकर आ जाऊं या एफ वाई को इसके नीचे लेके आ जाऊं, जल्दी बताओ। डी वाई F वाले को नीचे ले आते हैं. एफ वाई को नीचे, अरे डी वाई को नीचे लेकर आओगे तो कभी इंटीग्रेशन में ऐसा देखा है क्या, जल्दी बताओ, बड़ा अजीब सा लग रहा है। Yes, sir. बताओ कभी देखा है ऐसे साइन एक्स इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, देखो बड़ा अजीब सा लग रहा है, कितना खतरनाक भी दिख रहा है। Yes, ठीक है, sir. तो हमेशा ऊपर होना चाहिए, dx और dy हमेशा ऊपर होगा, दूसरे को नीचे लाना पड़े तो नीचे लाइए, dx और dy हमेशा ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना। तो अब देखो, तो dy को अपने जगह पे फिक्स रखा क्योंकि ऊपर था, ये नीचे Yes, आएगा। sir. और यहाँ पे dx के साथ कोई नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती है, भाई साहब इनका बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब इनके साथ कोई नहीं आया, इंटीग्रेट कर दो। अब ये 1/fy का इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आगे की बात है। लेकिन सेपरेट करना तो समझ में आ गया ना, x को dx के साथ, y Yes, को sir. dy के साथ। एक और प्रोफाइल हो सकता है थर्ड वाला, जब दोनों ही आ जाए, जैसे मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये दो आ गए। तो अब क्या करेंगे बताना, अब dx वाला x के साथ जाएगा, dy अब y के साथ। तो देखना dy तो यहाँ पे ऊपर रहेगा भैया, वो नीचे नहीं जा सकता, पहली बार F वाई एफ आएगा. वाई नीचे आएगा, देखो यहाँ पे एफ वाई आ गया। और ये dx को ऊपर जाना पड़ेगा तो नहीं तो ये नीचे नहीं आ पाएंगे, तो एफ एक्स अपॉन इंटू डी एक्स हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो ये जनरल प्रोफाइल होता है वेरिएबल सेपरेबल। तो बताओ जनरल प्रोफाइल समझ में आ गया, Yes, sir. यस सर। चलो Yes, समझ में आ sir. गया। तो अब मैं क्या क्वेश्चन पे आ सकता हूँ, आप लोगों की इजाजत है ऑनर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो ठीक है भाई। अब ऑनर से मतलब ऑनर से जो ऑनरेबल हमारे जज हैं, जो आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों से परमिशन लेना तो बहुत जरूरी है ना, विदाउट परमिशन तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ आगे। ठीक है, यस सर। तो मतलब ये है कि जो है आप लोगों ने परमिट कर दिया कि मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं अब आगे Yes. बढ़ ही रहा हूँ सॉल्व। वैसे एक बात बताओ, अगर आप नहीं भी करते तो भी बढ़ना पड़ता। आई Yes, sir. That's one number. एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसलिए अब इसके लिए आप जो है मेरे को माफ करना, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन मैं आप लोगों से परमिशन लेता रहूंगा, बहुत अच्छा लगता है मेरे को परमिशन लेने में। 1 + x + y और + xy, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे कह रहा है सॉल्व। तो देखो जब डिफरेंशियल इक्वेशन अब आएगा सॉल्व करने के लिए, तो ये नहीं बोला जाएगा कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल का है इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका होमोजेनियस का है इसको सॉल्व कर दीजिए, ये लीनियर का है इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे कोई मेहमान नवाजी थोड़ी हो रही है, मतलब एग्जामिनर आपको बुलाया, आपको गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट थोड़ी करेगा।
वो तो आपको दिख देगा भाई, सॉल्व करो। अब हमें ही पहचानना है कि वो फंक्शन कौन सा बन सकता है, लीनियर का बनेगा, होमोजेनियस, अभी ये दोनों वो तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने। तो वेरिएबल सेपरेबल का बनेगा या नहीं बनेगा, तो जरा देखना इसमें। एक पहले तो मुझे कुछ मॉडिफाई करके चेक करना पड़ेगा। ये जो dy बाई dx मुझे दिया है, इधर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है, जरा देखना ध्यान से। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? y वाई आ रहा है, ठीक है। अब आप ये तो नहीं पूछोगे कि वाई वाई आ रहा है, मतलब वाई वाई आ रहा है, मतलब ये वाला वाई वाला क्वेश्चन तो नहीं करोगे ना कोई, बस वाई आ रहा है, no ठीक है। no no sir ठीक है, तो ये क्वेश्चन मत करना कि वाई वाई क्यों हो गया सर, ठीक है। तो ये वाई आ रहा है, वाई हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिला? 1 प्लस 1 एक्स। plus अच्छा, x ये जरा देखो तो ये भी तो कॉमन आ जाएगा, जरा देखो ध्यान से। yes sir तो क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स 1 और 1 plus प्लस वाई। ये तो वो वाला प्रोफाइल हो गया, ये तो थर्ड वाला प्रोफाइल हो गया, जरा देखना। थर्ड वाला प्रोफाइल हो गया, एफ एक्स yes इंटू एफ sir वाई। देखो एक्स का फंक्शन वाई का फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में। अब क्या करूंगा जरा बताना, वाई डी वाई के साथ एक्स डी y एक्स के divide साथ। तो ये 1 प्लस वाई को नीचे लेकर आओ, डी वाई के नीचे आ गया, और ये डी एक्स को उधर भेज दो, चला गया, इधर हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, एक्स और वाई तो सेपरेट हो गए, इसीलिए तो वेरिएबल सेपरेबल बोला जाता है। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, ये देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताना, लॉग लॉग में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 1 में जो भी आता है लीनियर फंक्शन लॉग में आता है, लॉग 1 प्लस वाई। अब y इसको सेपरेट कर दो, मान लो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स, और X एक्स का इंटीग्रेशन x एक्स square स्क्वायर by बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। 3 हो गया dash सोल्यूशन, हो गया सोल्यूशन। यही तो होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सी नई बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हमने बता दिया? वही घिसी पिटी पुरानी कहानी जो चली आ रही है सदियों से। अब बताना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। no sir नहीं है होगा प्लस। अच्छा कुछ जनता, कुछ ही लोग, बाकी सब क्या कर रहे हैं मेरे को ये जानना चाहता हूँ। कुछ ही हैं जो एक्टिव चल रहे हैं, अवनीश है, कशिश और सर आदित्य। हाँ, सर कांस्टेंट दूसरी साइड नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कांस्टेंट दूसरे साइड में सर। मतलब मैं समझा नहीं। 1 प्लस वाई प्लस कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पे सर? अच्छा हाँ, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने, बिल्कुल सही पूछा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि इधर भी कांस्टेंट होना चाहिए सर, क्योंकि इधर भी इंटीग्रेट हो रहा है, अच्छी बात है बिल्कुल। चलो मान लो मैं इसे सी डैश मान लेता हूँ, जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और इस इधर वाला कांस्टेंट को सी डबल डैश मान लेता हूँ। ये सी डबल डैश इससे सब्ट्रैक्ट होके एक न्यू कांस्टेंट बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, जल्दी बताओ। बनाएगा बनाएगा। तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, उसको एक न्यू कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, तो फिर भी तो वही दिखेगा ना, बताओ। यस हाँ, Yes. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम टाइम पास नहीं करते हैं। इधर वाला कांस्टेंट लिखो, इधर वाला कांस्टेंट लिखो, भैया एक होके एक नया कांस्टेंट बना देते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट इधर ही कांस्टेंट लगा देता हूँ। लोगों को क्या लगता है कि मैं इस वाले को कांस्टेंट ले रहा हूँ, मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ, मैं पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, इसका भी कर रहा हूँ, लेकिन उसको जब माइनस करूंगा तो एक हो जाएगा, तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट लोग लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो। जनता इसी को लिखती है डायरेक्ट, बार बार ये काम नहीं करती है, ट्रांसफर करती। समझ में आ गया? आप तो समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, योर ऑनर, परमिशन है? yes sir चलिए ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग बोर हो गए अभी तक? no sir बिल्कुल भी नहीं हुए ठीक है, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, देखना सॉल्व dy बाई dx। वैसे अगर मैं बताऊं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है, वो यही वाला हेडिंग होती है, सॉल्यूशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दे के सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। तो इसको तो बहुत अच्छे से करके जाना, जो भी हम मेथड पढ़े हैं, अभी तो ये पहला चल रहा है, आगे 2-3 आएंगे, तो उसको अच्छे से करके जाना। dy बाई dx, tan में यहाँ पे tan y dy बाई dx इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो पहले ये बताओ? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग यस या सर। नहीं कर रहे हो? बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, परफेक्शन नहीं आएगा, yes बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा वैसे तो। yes sir ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस 1। अब मेरे को यहाँ पे मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी देखो दूसरा मेथड तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए
दूसरा मेथड तो दिमाग में आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी हमने उसको पढ़ा भी नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेबल ही सोचना है। तो अब वेरिएबल सेपरेबल में जैसे मान लो कि जो tan y है ये dy के साथ हो जाएगा, लेकिन ये वाला y कैसे अलग होगा, ये कैसे, इसको पहले सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो ये dx कम्प्लीटली x के साथ के कंडीशन में नहीं हो सकता है, या y सिर्फ कम्प्लीटली y के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर dx भेजूंगा तो इधर x और y दो वेरिएबल है, इधर भी दो, तो कैसे ट्रीट किया जाए, कुछ आइडेंटिटीज यूज कर सकता हूँ क्या? x प्लस y की आइडेंटिटी। प्लस हाँ, ये यूज कर सकता हूँ। वैसे अगर आपको याद दिलाऊं तो एक फॉर्मूला हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक में 11th क्लास में, जो आप भूल चुके होंगे, काफी टाइम हो गया भूलने के लिए। साइन सी नहीं, प्लस साइन डी sin का एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस c minus d by 2. माइनस डी अपॉन, बताया था बहुत Yes, पहले। Yes, sir. कुछ जो न्यू स्टूडेंट है वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना, वीडियोस देख लेना, मेरा बहुत काम आएगा लाइफ में आपके, ठीक है। तो Yes. इधर हो गया सी और इधर हो गया डी, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये हो गया tan y dy बाई डी एक्स। अब मैं वही करने वाला हूँ, देखो 2 साइन c प्लस डी, मतलब ये c का काम कर रहा है d का, इनको ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो c माइनस डी, यानी x प्लस वाई माइनस, इसमें माइनस करूंगा तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, होगा नहीं होगा जल्दी बताओ? Minus x plus y. अपॉन 2। हाँ, कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो एक बार, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये प्लस वाई माइनस वाई माइनस नीचे एक्स प्लस एक्स, तो ये 2x जो होगा कैंसिल आउट होके क्या मिलाएगा देखना, इधर tan y है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन, देखना 2x अपॉन 2 मिलकर क्या हो गया x, और 2y अपॉन 2 मिलकर क्या हो गया cos y। आप देखो आ गया अपने चेहरे में, असली चेहरे में आ गया क्या? yes sir. आ गया। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो पहले तो y वाला फंक्शन एक तरफ लेकर आओ, ये dy के नीचे आएगा ये वाला टर्म, जल्दी बताओ। तो d इधर tan y था और इधर dy, अपॉन में कितना हो गया जरा बताना, cos y, Cos y. और इधर ये जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, sin x ये कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो किधर भी रहेगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उस बेचारे को कुछ मत करना, ठीक है। अब देखना इस tan y को क्या लिख सकते हो, सॉरी 1 अपॉन cos y को क्या लिख सकते हो, sec y लिख सकते हो, जल्दी बताओ। Yes sir. और लिख ये सकते tan हैं. y, ये tan y है, और इधर हो गया dy इज इक्वल टू 2 साइन dx। अब देखना वेरिएबल सेपरेट हो गए, x का वेरिएबल dx के साथ, y का dy y के के साथ। साथ. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ये sec x tan x का इंटीग्रेशन बताया था, याद है कुछ फॉर्मूला sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताना, मैंने बताया था, देखना ये होता है sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस कांस्टेंट c। जैसे मान लो sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x tan x होता है ना, अरे sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो उसका इंटीग्रेशन उसका उल्टा होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा Plus उसका उल्टा sec constant. x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा sec y, यहाँ क्या Sec होगा y. sec y, और इधर हो गया 2, और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस और प्लस Minus कांस्टेंट। cos plus c. अब इधर हो गया sec y इज इक्वल टू माइनस 2 cos x और प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब c वाले में कंफ्यूज मत होना, इसका कांस्टेंट इसका कांस्टेंट रिड्यूस करके लिख दिया है मैंने डायरेक्ट, ठीक है। यस सर। हाँ, बताना आप समझ में आया, जल्दी बताओ मेरे को, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। Yes sir. क्या बहुत टफ है क्या ये टॉपिक, जल्दी बताओ। टफ है No क्या? sir. बहुत आसान है, ठीक है ना, बस समझ में आ जाए तो बहुत आसान, नहीं समझ में आए और मैं पढ़ाऊं और समझ में ना आए ये तो इम्पॉसिबल है। बताओ जल्दी मेरे को, इम्पॉसिबल है कि नहीं है? Yes जल्दी sir. बताओ। Impossible है. इम्पॉसिबल है मतलब समझना पॉसिबल है और ना समझ में आए ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं। यस बस हमारी सर। क्लास को आप रेगुलरिटी के साथ करेंगे तो चीजों को आप बहुत करीब से समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ, उसको नोट करते रहना, नोटिस करते रहना कि कहाँ पे कब क्या चीज हम यूज करते हैं, तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन जो भी होगा, और वैसे भी क्वेश्चन कहीं भी कुछ आएगा सॉल्व करोगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। अपन का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मजा आ जाए बिल्कुल। एग्जामिनर क्वेश्चन देके इधर उधर घुमा दे कोई दिक्कत नहीं है, हम घूमने वाले नहीं है,
हम अपना कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं इसी तरह से अगले वाले क्वेश्चन के पार्ट में आने वाला हूँ। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ योर ऑनर? यस सर, बिल्कुल। ठीक ठीक है, तो मैं अब आगे क्वेश्चन में बढ़ने वाला हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है सॉल्व dy by dx is equals to 3e2x plus 3e4x upon ex plus e minus x। ये क्या लगना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें? वेरिएबल सेपरेबल तो करना ही है मेरे को, बट कैसे स्टार्ट किया जाए, कुछ आइडिया? देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? e to the power 2x 3e2x कॉमन आ रहा है? 3b आ रहा है? Yes, आ रहा है sir. ना? आ रहा है। तो एक काम ये करना, यहाँ पे क्या मिलेगा बताना, 1 1 plus e2x e to the power 2x देने मिलेगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया। हाँ, 1 plus e2x अपॉन, अच्छा इधर बताना जरा, इस e माइनस एक्स को क्या 1 by ex नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। एलसीएम से कितना हो जाएगा, e2x ex प्लस 1, ये पावर ऐड हो जाएगा ना, e2x प्लस 1 अपॉन ex, जो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, इधर बनेगा ex। बताओ, लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। अरे मैंने क्या किया, ये जो ex है इधर दिखा देता हूँ, और e माइनस एक्स को 1 अपॉन ex लिख दिया है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, e2x plus 1 ex, वही तो किया है, e2x प्लस Yes, 1 sir. अपॉन ex ऊपर चला गया। कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे, बताना? कुछ कैंसल आउट हो रहा है, ये कैंसल आउट हो रहा है। yes sir तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, dy by dx किसके बराबर, 3e3x हो गया। ये 2x और x मिलके क्या हो गया, पावर में 3x हो गया। अब तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, देखना। ये dx का फंक्शन x के तरफ, dy इज इक्वल टू 3e3x, और इधर कितना हो गया, dx हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन कितना हो गया, y 3 कांस्टेंट है, y और e3x का e3x e3x अपॉन divided by g प्लस कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी करना होता है, याद है ना? याद है ना? 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो फिर क्या मिलेगा बताना? फिर ये मिलेगा, अगला एक ही स्लाइड पे यही बच जाएगा, टाइम तो नहीं है तो यहीं पे लिख देता हूँ, y इक्वल टू e3x, हालांकि होमवर्क भी देने वाला हूँ। समझ एक बार, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, थोड़ा सा अगर कभी कभी नहीं आता है अलग अलग सेपरेट करने पे, लेकिन आप सिंप्लीफाई करोगे तो बाद में जाकर आ जाता है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आ गया। चलो, जो अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क पे दे देता हूँ, और फिर Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूंगा, और फिर आगे के मेथड भी देखा जाएगा कि इसके अलावा कौन कौन से मेथड होते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखता हूँ, यहाँ पे ट्राई करना। फर्स्ट पार्ट, सॉल्व dy dx प्लस तो स्क्रीन फ्रीज हो स्क्वायर गई रूट है। ऑफ, फ्री हो गई? अच्छा, एक Yes, sir.